आज इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सिसरो, सेंट ऑगस्टीन और थॉमस एक्वाइनस। इन तीनों में से दो थिंकर्स एंशिएंट थिंकर्स की कैटेगरी में आएंगे, एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर्स की कैटेगरी में आएंगे। सिसरो और सेंट ऑगस्टीन ये एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और एक थिंकर थॉमस एक्वाइनस ये मीडिएवल पॉलिटिकल थिंकर है। ओके, तो हम इन तीनों थिंकर्स के बारे में, इन तीनों थिंकर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट आइडियाज और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। शुरुआत करते हैं सिसरो के साथ। सिसरो का पूरा नाम मार्कस टूलियस सिसरो है। सिसरो का जन्म आर्पीनियम नामक एक जगह में 106 बीसी में हुआ था। सिसरो लेट रोमन रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। ओके, लेट रोमन रिपब्लिक का वो एक हिस्सा थे। रोमन रिपब्लिक के दो फेजेस हैं, एंशिएंट रोमन रिपब्लिक और लेट रोमन रिपब्लिक। सिसरो लेट रोमन रिपब्लिक के इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक थे। वे एक बहुत ही अच्छे ओरेटर थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे और रोमन रिपब्लिक में, लेट रोमन रिपब्लिक में कई इंपॉर्टेंट लीगल पॉलिटिकल पोस्ट्स में उन्हें अपॉइंट किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 63 बीसी में सिसरो को रोमन रिपब्लिक के कंसल के रूप में भी अपॉइंट किया जाता है। कंसल रोमन रिपब्लिक के हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट को कहते थे। कंसल क्या है? ये रोमन रिपब्लिक का हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और इस पोस्ट में सिसरो को थोड़े ड्यूरेशन के लिए ही सही, लेकिन 63 बीसी में अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर आप ये बात समझ लें कि हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट। उसी तरह रोमन रिपब्लिक में हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट क्या हुआ करता था? कंसल का पोस्ट। और इस पोस्ट में सिसरो को कुछ ड्यूरेशन के लिए 63 बीसी में अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है सिसरो के। इन वर्क्स में से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला दो वर्क्स है, द रिपब्लिका, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द रिपब्लिक, और दूसरा डी लेजिबस, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द लॉज। ये दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वर्क है, पॉलिटिकल थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिसरो के ये दो इंपॉर्टेंट वर्क है। क्लियर? अब देखते हैं कि सिसरो के ऊपर इन्फ्लुएंस किसका था। सिसरो के ऊपर दो एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर्स का इन्फ्लुएंस बहुत अधिक था, पॉलीबस और प्लेटो। सबसे पहले देखते हैं कि प्लेटो का इन्फ्लुएंस कैसा था। सिसरो प्लेटो से बहुत अधिक प्रभावित थे, बहुत अधिक इन्फ्लुएंस थे और इस इन्फ्लुएंस की वजह से ही सिसरो अपने पॉलिटिकल वर्क्स को प्लेटो की तरह ही डायलॉग के फॉर्म में लिखते हैं। जो दो पॉलिटिकल वर्क उन्होंने लिखा, द रिपब्लिका और द लेजिबस, द रिपब्लिक और द लॉज, इन दोनों वर्क्स को सिसरो डायलॉग के फॉर्म में लिखते हैं प्लेटो की तरह। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर गौर कर रहे हैं तो सिसरो के इन दोनों वर्क का नाम प्लेटो के वर्क से रिजेंबल करता है। प्लेटो ने भी दो वर्क्स लिखे थे, द रिपब्लिक और द लॉज नाम की दो बुक्स पब्लिश किए थे प्लेटो ने भी, और सिसरो भी इन्हीं दो नाम को बोरो करते हैं प्लेटो से अपने वर्क के लिए। वो भी द रिपब्लिक और द लॉज नाम के दो बुक को पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेटो का इन्फ्लुएंस बहुत अधिक था सिसरो के ऊपर। सिसरो पर पॉलीबस का भी इन्फ्लुएंस था। पॉलीबस एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन थे। ओके, सिसरो पॉलीबस के द्वारा दिए गए थ्योरी ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो करते हैं। पॉलीबस के अकॉर्डिंग एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पॉलीबस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कहा था कि मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सिर्फ पॉलीबस ने ही नहीं, प्रीवियस कई एंशिएंट थिंकर्स ने, एरिस्टोटल ने भी ये कहा था कि मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पॉलीबस को भी हम खासकर इस आर्गुमेंट के लिए जानते हैं। ओके, तो पॉलीबस से मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट सिसरो बोरो करते हैं। क्लियर? और एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर आपको मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी तीनों गवर्नमेंट फॉर्म के एलिमेंट एक इक्वल बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। तीनों गवर्नमेंट के एलिमेंट आपको मौजूद होंगे। ओके, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों गवर्नमेंटल फॉर्म के एलिमेंट मौजूद होते हैं, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को हम मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। क्लियर? सिसरो
जिस स्कूल ऑफ फिलॉसफी को अडॉप्ट करते हैं, या जिस आप कह सकते हैं कि जिस स्कूल ऑफ फिलॉसफी के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उस स्कूल ऑफ फिलॉसफी को न्यू एकेडमी कहा जाता था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि सिसरो अपने आप को जिस स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जिस स्कूल ऑफ थॉट के साथ एसोसिएट करते थे, उस स्कूल ऑफ थॉट, उस स्कूल ऑफ फिलॉसफी को न्यू एकेडमी कहा जाता था। और न्यू एकेडमी फिलॉसफी का जो ब्रांच है, इस ब्रांच की खासियत क्या थी, फीचर्स क्या था? पहला, स्केप्टिसिज्म। ओके, न्यू एकेडमी, ये जो ब्रांच है फिलॉसफी की, ये जो न्यू स्कूल है फिलॉसफी का, ये स्केप्टिसिज्म पर बेस्ड था। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउट करना, शक करना, किसी भी चीज को उसके फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट नहीं करना, इसे स्केप्टिसिज्म कहते हैं। तो न्यू एकेडमी स्कूल के फॉलोअर्स ये मानते थे कि हम किसी भी कंक्लूजन को या किसी भी जजमेंट को यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक ट्रुथ के रूप में, एक करेक्ट जजमेंट या एक करेक्ट कंक्लूजन के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है कि जो भी कंक्लूजन है, जो भी जजमेंट है, उसके दोनों एस्पेक्ट को देखना, फॉर और अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर कंक्लूजन या जजमेंट के, दोनों एस्पेक्ट को देखना, पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपरली एनालाइज करना, एग्जामिन करना, और इसके बाद फिर कंक्लूजन पर आना कि जो गिवन जजमेंट है या डिसीजन है, क्या ये ट्रू है, ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। बेसिकली यहां पर ये कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही, हम किसी भी थियोरी को, प्रिंसिपल को या आर्ग्यूमेंट को या कंक्लूजन को ट्रुथ की कैटेगरी में रख सकते हैं, ट्रू मान सकते हैं। स्केप्टिसिज्म का यही मतलब है। तो सिसरो जिस स्कूल ऑफ फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं वो न्यू एकेडमी है, और न्यू एकेडमी स्कूल ऑफ फिलॉसफी की खासियत क्या है, ये स्केप्टिसिज्म पर बेस्ड थी। क्लियर, ये बात आपको याद रखना है। पॉलिटिकल थियरी में सिसरो के दो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, द रिपब्लिक और द लॉज। ओके, अभी हमने जैसे देखा द रिपब्लिक और द लॉज, ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि द रिपब्लिक और द लॉज जो बुक के नाम है, प्लेटो के वर्क का भी यही नाम है। प्लेटो भी इन्हीं नेम के साथ अपने दो बुक्स को पब्लिश करते हैं, द रिपब्लिक और द लॉ। और सिसरो प्लेटो से ही उनके बुक्स का नाम, उनके बुक्स के नाम को बोरो कर लेते हैं। ओके, और अपने बुक्स का भी नाम वो द रिपब्लिक और द लॉज रख देते हैं। तो इस वीडियो में जब हम सिसरो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जिस रिपब्लिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ये रिपब्लिक जो है वो सिसरो के द्वारा लिखा गया है। क्लियर, सिसरो के द्वारा लिखे गए रिपब्लिक के बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लेटो नहीं, सिसरो के द्वारा लिखे गए रिपब्लिक। दोनों के वर्क का नाम सेम है, प्लेटो के वर्क का भी नाम, प्लेटो के बुक का भी नाम द रिपब्लिक है, और सिसरो भी अपने बुक का नाम द रिपब्लिक ही रखते हैं। ओके, तो अभी हम सिसरो के द रिपब्लिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर, देखिए, अगर हम ये पूछें कि सिसरो के द रिपब्लिक और प्लेटो के द रिपब्लिक के बीच सिमिलैरिटी क्या है, तो एक सिमिलैरिटी है कॉन्टेक्स्ट। दोनों ने जब अपने अपने रिपब्लिक के वर्जन को लिखा, तो दोनों का सर्कमस्टांसेस, दोनों का कॉन्टेक्स्ट लगभग सेम था। ओके, जिस सिचुएशन में प्लेटो ने द रिपब्लिक की रचना की, द रिपब्लिक को लिखा, जिस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए प्लेटो ने द रिपब्लिक को लिखा, उसी सिचुएशन में, उसी लगभग वैसे ही सिचुएशन में, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ सिसरो ने भी अपने वर्क द रिपब्लिक को पब्लिश किया, अपने वर्क द रिपब्लिक को उन्होंने भी लिखा। देखिए कैसे, जब प्लेटो द रिपब्लिक को लिख रहे थे, उस वक्त एथेंस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से गुजर रहा था, हम ये जानते हैं। तब जब प्लेटो रिपब्लिक को लिख रहे थे, उस वक्त एथेंस एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से गुजर रहा था। एथेंस का पेलोपोनेशियन वॉर में पार्टिसिपेट करना और इस वॉर में हारना, ये एक रीजन था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के पीछे। इसके बाद एथेंस के पेलोपोनेशियन वॉर में हारने के बाद एथेंस में टिरनी ऑफ 30 का आना, एक ओलिगार्किक रूल का आना,
30 पीपल का एक ओलिगार्की स्टैब्लिश कर दिया जाता है एथेंस में। फिर इस ओलिगार्की को ओवरथ्रो करके डेमोक्रेसी को लाया जाता है, दोबारा रीस्टैब्लिश किया जाता है। फिर ये डेमोक्रेसी प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस को मृत्यु दंड दे देती है। तो ये सभी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का निशानी था। और प्लेटो इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। वो चाहते थे कि किस तरह इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को सॉल्व किया जाए, हटाया जाए। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ प्लेटो अपने वर्क द रिपब्लिक को लिखते हैं। रिपब्लिक में प्लेटो का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि एक सॉल्यूशन ढूंढना है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका ढूंढना है, एक सॉल्यूशन ढूंढना है। और प्लेटो एक सॉल्यूशन तक पहुंचते भी है। और प्लेटो का सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल स्टेट। प्लेटो कहते हैं अगर हम आइडियल स्टेट बना लें तो हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सिर्फ आइडियल स्टेट ही नहीं, प्लेटो ये कहते हैं कि अगर ये आइडियल स्टेट फिलोसोफर किंग के द्वारा गवर्न्ड होगा, रूल्ड होगा, तभी एक स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट किया जा सकता है। तो प्लेटो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स तक पहुंचते हैं अपने वर्क द रिपब्लिक में। सिसरो भी जब अपने वर्क द रिपब्लिक को लिख रहे थे तो उनका कॉन्टेक्स्ट भी, उनका सिचुएशन, उनका सर्कमस्टांसेस भी प्लेटो की तरह ही था। ओके, जब सिसरो अपने वर्क द रिपब्लिक को लिखते हैं उस वक्त रोमन रिपब्लिक डिक्लाइन की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। रोमन रिपब्लिक धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा था। सिसरो भी अपने बुक में रोमन रिपब्लिक के इस डिक्लाइन को रोकने का उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो भी एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं कि किस तरह रोमन रिपब्लिक के इस डिक्लाइन को रोका जाए। ओके, और यही सिसरो का एक प्राइमरी पर्पस है द रिपब्लिक को लिखने के पीछे। सिसरो भी अपने बुक द रिपब्लिक में रोमन रिपब्लिक के डिक्लाइन को रोकने की उपाय ढूंढते हैं। ओके, वो भी एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम का आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक आइडिया डेवलप करना चाहते हैं जहां पर पीस हो, स्टेबिलिटी हो। ओके, तो ये सिसरो का बेसिक ऑब्जेक्टिव है अपने बुक द रिपब्लिक को लिखने के पीछे। ओके, तो आइए देखते हैं कि सिसरो अपने बुक द रिपब्लिक में किस तरह के आर्गुमेंट को प्रेजेंट करते हैं। सिसरो का जो द रिपब्लिक है वहां पे लीडिंग रोल प्रोवाइड किया गया है साइपियो को। जैसे कि प्लेटो के रिपब्लिक में लीडिंग कैरेक्टर कौन था? सोक्रेटिस। उसी तरह सिसरो के रिपब्लिक में लीडिंग कैरेक्टर कौन है? साइपियो। ये आपको याद रखना है। सिसरो के वर्क द रिपब्लिक में लीडिंग कैरेक्टर क्या है? साइपियो। प्लेटो के वर्क द रिपब्लिक में लीडिंग कैरेक्टर कौन था? सोक्रेटिस। और जैसा कि हमने देखा कि सिसरो इस बुक को, अपने बुक द रिपब्लिक को एक डायलॉग के फॉर्म में लिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। जैसे प्लेटो के वर्क द रिपब्लिक में जस्टिस को लेकर डिस्कशन होता है, उसी तरह सिसरो के वर्क द रिपब्लिक में भी किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन होगा। डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे और कैरेक्टर्स आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ भी एक डिस्कशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन किस टॉपिक पर हो रहा है कि एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। ओके, तो सिसरो के रिपब्लिक में भी सिसरो का रिपब्लिक भी एक डायलॉग के फॉर्म में है। और इस डायलॉग में जो लीडिंग कैरेक्टर है इस डायलॉग का, साइपियो, उनसे पूछा जाता है कि एक बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है साइपियो से कि एक बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। साइपियो का रिप्लाई होता है कि एक बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वो होता है जहां मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो। ओके, सिसरो कहते हैं कि एक बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वो होगा, या एक बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो होगा जो कि मिक्स्ड हो। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन ही एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिएट कर सकता है। क्लियर? और मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जहां मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी, इन तीनों गवर्नमेंटल फॉर्म्स के एलिमेंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में मौजूद हो। ओके, इक्विलिब्रियम में मौजूद है, एक बैलेंस्ड वे में मौजूद हो। जब ऐसा होगा, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में ऐसा होगा तो उसे मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। और सिसरो अपने वर्क द रिपब्लिक में ये आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं कि मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन ही बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक पॉलिटिकल सिस्टम को बेस्ट बनाने के लिए वहां हमें मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को अप्लाई करना होगा। सिसरो कहते हैं कि एंशिएंट रोमन रिपब्लिक का पॉलिटिकल सिस्टम
मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड था। एंशिएंट रोमन रिपब्लिक के पॉलिटिकल सिस्टम के 3 पार्ट्स हुआ करते थे। सीनेट, ओके, यहाँ पर कुछ चुने हुए लोगों को रखा जाता था, ये कुछ सेलेक्टेड पीपल का एक समूह था। और सीनेट जो है वो एरिस्टोक्रेसी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। उसके बाद पॉपुलर असेंबली। पॉपुलर असेंबली में रोम के हर सिटीजन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था, मतलब कोई भी सिटीजन पॉपुलर असेंबली में पार्टिसिपेट कर पाता। और असेंबली ये डेमोक्रेसी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर एक काउंसिल, जैसे कि हमने देखा काउंसिल रोमन रिपब्लिक के हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस को कहते हैं। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिस कोई भी एक इंडिविजुअल होल्ड कर सकता था, ओके। और जो भी इस एग्जीक्यूटिव ऑफिस को होल्ड करता उसका काम क्या होता, सीनेट और पॉपुलर असेंबली के द्वारा बनाए गए लॉज को इंप्लीमेंट करना। तो काउंसिल जो है वो मोनार्की के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता। तो इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था एंशिएंट रोमन रिपब्लिक में। और एंशिएंट रोमन रिपब्लिक एक बहुत ही स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, एक बहुत ही स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन था। सिसरो कहते हैं कि अगर लेट रोमन रिपब्लिक में भी एंशिएंट रोमन रिपब्लिक की तरह मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो रोमन रिपब्लिक का ये जो डिसइंटीग्रेशन है, ये जो डिक्लाइन है, इसे रोका जा सकता है, इसे स्टॉप किया जा सकता है और स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को फिर से रीस्टैब्लिश किया जा सकता है रोमन रिपब्लिक के अंतर्गत। तो ये सिसरो के मेन आर्गुमेंट्स हैं अपने वर्क द रिपब्लिक में। क्लियर। सिसरो के बारे में हमें इन्हीं आर्गुमेंट्स को समझना था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर, नेक्स्ट एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर, सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, इनके तरफ। देखिए, सेंट ऑगस्टीन का जन्म थेकास्ट नामक एक जगह में हुआ था जो कि अल्जीरिया में था, ओके। हिप्पो अल्जीरिया का एक छोटा सा टाउन हुआ करता था, हिप्पो, ओके। 391 में ऑगस्टीन को हिप्पो का प्रीस्ट घोषित किया जाता है, प्रीस्ट। फिर 396 में ऑगस्टीन को हिप्पो का बिशप बना दिया जाता है। तो इस टाउन के साथ अगस्टीन का जो कनेक्शन था, हिप्पो नामक इस टाउन के साथ अगस्टीन का जो कनेक्शन था, इसी वजह से ऑगस्टीन को सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो कहा जाता है, सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो। क्लियर। सेंट ऑगस्टीन की सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है सिटी ऑफ गॉड, जिसे ऑगस्टीन ने 413 से लेकर 417 एडी या सीई के बीच लिखा, ओके। ये ऑगस्टीन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, द सिटी ऑफ गॉड। इसके अलावा ऑगस्टीन और भी कई वर्क्स को पब्लिश करते हैं, उनके नाम आपके सामने है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है सेंट ऑगस्टीन का वो यही है, द सिटी ऑफ गॉड। अब इस बुक द सिटी ऑफ गॉड में ऑगस्टीन कहते हैं कि दुनिया 2 सिटीज में डिवाइडेड होती है, हेवनली सिटी और अर्थली सिटी। हेवनली सिटी में वे लोग होंगे, हेवनली सिटी उन लोगों का एक कम्युनिटी होगा जो लोग गॉड से, ईश्वर से प्यार करते हो। इस सिटी के लोग गॉड के ट्रू बिलीवर होंगे, ट्रू बिलीवर्स का ये कम्युनिटी होगा। और यहाँ पर लोग सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं होंगे, सेल्फ लव नहीं होगा लोगों में, लोग सिर्फ और सिर्फ गॉड से प्यार करेंगे, ट्रू बिलीवर्स होंगे गॉड का, ओके। तो ये जो कम्युनिटी है लोगों का, इस कम्युनिटी को हेवनली सिटी कहते हैं, ओके। और ऑगस्टीन के अकॉर्डिंग इस सिटी के लोग ही हेवन जाने के लिए एलिजिबल होंगे। इस सिटी के लोग अपने मृत्यु के पश्चात हेवन जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, ओके। और इस सिटी के लोगों का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि यहाँ पर लोग गॉड के ट्रू बिलीवर होंगे, सेल्फ लव नहीं होगा, गॉड के लिए लव होगा, ईश्वर के लिए प्रेम होगा, बस। क्लियर। अर्थली सिटी में इसके ऑपोजिट, अर्थली सिटी में वे लोग शामिल होंगे जो गॉड से अधिक खुद से प्यार करते हो। यहाँ पर लोग सेल्फ इंटरेस्टेड होंगे, इन्हें गॉड से नहीं अपने आप से प्यार होगा, ओके। तो इस तरह के लोगों का जो कम्युनिटी बनेगा तो उस कम्युनिटी को अर्थली सिटी कहते हैं, ऑगस्टीन। लेकिन ऑगस्टीन के अकॉर्डिंग अर्थ में जितने भी लोग हैं वे या तो हेवनली सिटी का पार्ट है या तो अर्थली सिटी के मेंबर्स हैं। लेकिन अर्थ में ये दोनों सिटी मिक्स्ड होती है, मिंगल्ड होती है। हेवनली सिटी और अर्थली सिटी, ये दोनों सिटी अर्थ में मिंगल्ड होती है, मिक्स्ड होती है। मतलब किसी को देखकर आप
ये नहीं बता सकते कि वो कौन से सिटी का मेंबर है, कौन सी सिटी का वो मेंबर हो सकता है। हर जगह आपको दोनों सिटी के मेंबर्स मिल जाएंगे, इंसान के द्वारा बनाए गए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं। और ऑगस्टीन कहते हैं कि चर्च में भी आपको दोनों तरह के लोग दिखेंगे। चर्च का जो इंस्टीट्यूशन है, हमें लगता है कि चर्च में सिर्फ हेवनली सिटी के, चर्च जो है वो हेवनली सिटी है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वैसे लोग होंगे जो ट्रू बिलीवर्स होंगे। लेकिन ऑगस्टीन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन की आप बात कर ले, जिस हर इंस्टीट्यूशन में इंक्लूडिंग चर्च, आपको दोनों सिटीज के लोग वहां पर मिल जाएंगे। और इन दोनों सिटीज को सेपरेट करना ये हमारे बस की बात नहीं है। हम अर्थ में इन दोनों सिटीज को सेपरेट नहीं कर सकते, लोगों को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते कि एक पार्ट जो है वो हेवनली सिटी से बिलोंग करता है, दूसरा पार्ट अर्थली सिटी से बिलोंग करता है। ये पॉसिबल नहीं है। अर्थ पे ये दोनों सिटीज एक ही कंडीशन में सेपरेट होंगे, और वो कंडीशन क्या है? फाइनल डे ऑफ जजमेंट। जब फाइनल डे ऑफ जजमेंट आएगा, क्रिश्चियन रिलीजन में एक 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 कॉन्सेप्ट है, एक थियरी है कि अर्थ, हम सभी का एक फाइनल डे ऑफ जजमेंट आएगा, अर्थ का एक फाइनल डे होगा, और उस दिन हमारे जितने भी एक्शंस हैं उन एक्शंस को इवैल्यूएट किया जाएगा कि हमने अपने लाइफ में क्या किया, क्या सही, क्या गलत। तो जब ये फाइनल डे ऑफ जजमेंट आएगा, उसी फाइनल डे ऑफ जजमेंट के दिन ये डिसाइड होगा कि कौन हेवनली सिटी के मेंबर्स होंगे और कौन अर्थली सिटी के मेंबर्स होंगे। तो अर्थ में जितने भी लोग हैं उन्हें फाइनली उस दिन ही डिवाइड किया जाएगा इन दो सिटीज में। और जब तक फाइनल डे ऑफ जजमेंट नहीं आता, तब तक अर्थ में जो लोग हैं वो इसी तरह मिंगल्ड होकर रहेंगे। ये दोनों सिटीज अर्थ में मिंगल्ड होकर रहेगी, मिक्स्ड होकर रहेगी। क्लियर? तो ये था सिटी ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट सेंट ऑगस्टीन का। सिटी ऑफ गॉड के अलावा ऑगस्टीन का दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका थियोरी ऑफ स्टेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ऑगस्टीन से जुड़ा है, थियोरी ऑफ स्टेट। ऑगस्टीन का थियोरी ऑफ स्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऑगस्टीन जिस तरह से स्टेट को डिफाइन करते हैं, जिस तरह से स्टेट के बारे में वो बताते हैं, वो उनके प्रीवियस थिंकर्स प्लेटो और एरिस्टोटल के द्वारा दिए गए थियोरी ऑफ स्टेट से डिफरेंट है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑगस्टीन के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है, प्लेटो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है। ओके, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये तीनों एंशिएंट थिंकर है, लेकिन स्टेट को देखने का नजरिया इन तीनों का डिफरेंट है, अलग अलग है। तो देखते हैं कि ऑगस्टीन किस तरह से स्टेट को समझाते हैं, स्टेट को बताते हैं। ओके, तो इसे समझने से पहले आप ये समझ ले, एक बार रिवाइंड कर ले कि प्लेटो और एरिस्टोटल के लिए स्टेट का मतलब क्या था। तो प्लेटो और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेट एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। दोनों थिंकर्स कहते हैं कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। एक्चुअली ये फ्रेज एरिस्टोटल के द्वारा यूज किया गया, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, लेकिन प्लेटो के फिलॉसफी को भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो वहां भी यही कंक्लूजन आएगा कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल अपने लाइफ को बेस्ट तरीके से तभी जी सकता है जब वो एक स्टेट का मेंबर हो, एक स्टेट का हिस्सा हो। मतलब एक स्टेट के विद इन जीना, एक पॉलिटिकल लाइफ को जीना इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, नेचुरल भी है। ये आपका नेचुरल टेंडेंसी है। आप अपना बेस्ट लाइफ तभी जी सकते हो जब आप एक स्टेट का मेंबर हो। एक पॉलिटिकल लाइफ ही बेस्ट लाइफ होता है। ओके, ये एंशिएंट थिंकर्स, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे एंशिएंट थिंकर्स का मानना था। उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल लाइफ को वो नेचुरल मानते थे। वो कहते थे कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, और स्टेट के विद इन रहकर, दैट मींस एक पॉलिटिकल लाइफ को जीकर हम अपने अल्टीमेट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स का असम्पशन था। वो स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानते थे, और पॉलिटिकल लाइफ को एक नेचुरल टेंडेंसी मानते थे, ह्यूमन बीइंग का, मैन का नेचुरल टेंडेंसी। पॉलिटिकल लाइफ जीना ये हमारे लिए नेचुरल है, ये नेचुरल टेंडेंसी हमारे लिए। वी आर बॉर्न टू लिव विद इन अ स्टेट। हमारा जन्म ही होता है स्टेट के विद इन रहना। ओके, स्टेट के विद इन रह के, राज्य के भीतर रहकर ही हम अपने लाइफ को बेस्ट तरीके से जी सकते हैं, अपने अल्टीमेट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। स्टेट के बाहर रहकर नहीं, स्टेट के भीतर रहकर, स्टेट के मेंबर के रूप में। ये इन थिंकर्स का बेसिक असम्पशन है। लेकिन ऑगस्टीन इस बेसिक असम्पशन को रिजेक्ट करते हैं। ओके, वो इस बेसिक असम्पशन को रिजेक्ट करते हैं। उनका जो थियरी है वो डिफरेंट है।
प्लेटो और एरिस्टोटल के द्वारा दिए गए पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लाइफ या स्टेट के थ्योरी से। अगस्टीन की थियोरी डिफरेंट है। आइए समझने के डिफरेंस क्या है। तो ऑगस्टीन के लिए स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है और पॉलिटिकल लाइफ इंडिविजुअल के लिए एक बेस्ट लाइफ नहीं होता। ये कोर आर्गुमेंट है सेंट ऑगस्टीन का कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है और पॉलिटिकल लाइफ एक इंडिविजुअल के लिए बेस्ट लाइफ नहीं होता। आइए देखते हैं कि ऑगस्टीन अपने इस आर्गुमेंट को प्रूव कैसे करते हैं। ओके, तो अगर आप ऑगस्टीन से पूछें कि स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, हाउ स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, तो ऑगस्टीन कुछ इस तरह से आपको अपना आर्गुमेंट, कुछ इस तरह से वो अपना रीजन प्रेजेंट करेंगे। ओके, ऑगस्टीन कहते हैं कि गॉड ने, ईश्वर ने हर इंसान को इक्वल बनाया। जब गॉड ने हमें बनाया तो हर इंसान को गॉड ने इक्वल बनाया। इक्वल होने का मतलब है कि गॉड ने किसी को भी किसी के ऊपर रूल करने की, शासन करने की इजाजत नहीं दी। ओके, इक्वल होने का यही मतलब है कि हम लोग सभी इक्वल है। गॉड ने किसी को भी किसी के ऊपर रूल करने की इजाजत नहीं दी। किसी एक इंसान को किसी दूसरे इंसान के ऊपर रूल करने की इजाजत, परमिशन नहीं दी। क्यों? क्योंकि गॉड ने हम सभी को इक्वल बनाया है। इक्वालिटी के इस कंडीशन में सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना था। गॉड ने जिस तरह से हमें इक्वल बनाया और इस इक्वालिटी ऑफ कंडीशन, इस इक्वालिटी के कंडीशन में क्या जरूरत थी, हम सभी को एक साथ मिलकर रहने की जरूरत थी। हम सभी एक साथ मिलकर रहते थे और एक साथ मिलकर रहते थे, सिर्फ एक नेचुरल लॉ को हमें फॉलो करने की जरूरत थी। और ये नेचुरल लॉ यही कहता है कि नेचुरल लॉ यही कहता कि मैं आपके साथ कभी भी वैसे बिहेव नहीं करूंगा जैसा कि मैं अपने साथ कभी होने नहीं देना चाहता, जैसा कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ बिहेव करो। ये भी बेसिक नेचुरल लॉ है। ओके, मैं आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तब तक आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ओके, और मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे नुकसान पहुंचाओ। तो ये बेसिक नेचुरल लॉ है। ओके, मैं आपके साथ कभी भी वो नहीं करूंगा जो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कभी ना करें। ये नेचुरल लॉ है और इसी लॉ को हमें फॉलो करना था और मिलजुल कर एक साथ हार्मनी के साथ हमें रहना था। ओके, इस हार्मोनियस सिचुएशन में कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई स्ट्राइफ नहीं होता। ओके, कोई मतभेद नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं। तो यहाँ पर स्टेट की जरूरत भी नहीं थी। स्टेट की कोई जरूरत नहीं थी। जो नेचुरल कंडीशन था ह्यूमन बीइंग का, वहां पर स्टेट की कोई जरूरत नहीं थी। हम बहुत अच्छे से रह पा रहे थे। लेकिन ये सिचुएशन धीरे धीरे करप्ट हो जाएगा और इस नेचुरल सोसाइटी के करप्ट होने की शुरुआत तब होगी जब लोगों के भीतर सिन की एंट्री होगी। सिन, ओके, सिन मतलब पाप। सिन की एंट्री होगी लोगों के भीतर। इस सिन का मतलब क्या है? सिन, हम यहां पर उस डिजायर को कह रहे हैं जहां लोग एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाहेंगे। उस डिजायर को हम यहां पर सिन कह रहे हैं। लोगों के भीतर एक दूसरे के ऊपर रूल करने, दूसरे को डोमिनेट करने के इस डिजायर के आने के साथ ही ये जो सोशल कोऑपरेशन है वो एंड हो जाएगा। जब लोगों के भीतर ये डिजायर आएगी कि हमें एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना, एक दूसरे के ऊपर रूल करना, तो इस डिजायर के आने के बाद ही जो हार्मोनियस सिचुएशन था जहां पर लोग कोऑपरेशन के साथ मिल के रह रहे थे, सिंपली नेचुरल लॉ को फॉलो करते हुए, ये हार्मोनियस सिचुएशन, ये सोशल कोऑपरेशन भी एंड हो जाएगा। ओके, और ऑगस्टीन कहते हैं कि रूल करने का ये जो डिजायर है, दूसरों के ऊपर रूल करने का ये जो डिजायर है, ये जो सिन है, इसी के वजह से स्टेट एक्सिस्टेंस में आएगा। ओके, रूल करने का यही डिजायर स्टेट को जन्म देगा। तो स्टेट का एक्सिस्टेंस कहां से होता है? स्टेट का एक्सिस्टेंस इस सिन के वजह से होता है। और ये सिन क्या है? दूसरों के ऊपर रूल करने का डिजायर। तो सिस्टरों कहते हैं कि स्टेट हमारे इसी सिन के वजह से एक्सिस्टेंस में आता है। सिन क्या है? दूसरों के ऊपर रूल करने का एक डिजायर। और ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग रूल करने और डोमिनेट करने के अपने इस डिजायर को बहुत आगे ले जाएंगे। वो सिर्फ एक, दो, तीन लोगों के ऊपर डोमिनेट रूल करना नहीं चाहेंगे, वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के ऊपर रूल करना चाहेंगे, डोमिनेट करना चाहेंगे। और जब ऐसा होगा तो ये लोग स्टेट को एस्टैब्लिश करेंगे। ओके, स्टेट को एस्टैब्लिश करेंगे। तो स्टेट का ओरिजिन हमारे इस सिन के वजह से होता है। दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना, रूल करने का जो डिजायर है,
ये जो सिन है इसी की वजह से स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है, ऑगस्टीन कहते हैं। लेकिन ऑगस्टीन ये भी कहते हैं कि स्टेट का एक पॉजिटिव फंक्शन भी है। और पॉजिटिव फंक्शन क्या है? स्टेट लोगों के डिस्ट्रक्टिव नेचर को कंट्रोल करता है, उन्हें डिसिप्लिन करने का काम करता है। अगर स्टेट नहीं होगा तो हर कोई एक दूसरे पर रूल करना चाहेगा और सोसाइटी में चारों तरफ इनस्टेबिलिटी होगी। स्टेट इस इनस्टेबिलिटी को अवॉइड करने का काम करता है। ओके, तो स्टेट का ये एक फीचर है। पहला फीचर है क्या कि स्टेट हमारे सिन के वजह से एक्सिस्टेंस में आया। ओके, दूसरा फीचर क्या है कि स्टेट का पॉजिटिव फंक्शन भी है। पॉजिटिव फंक्शन क्या है? स्टेट ह्यूमन बीइंग के डिस्ट्रक्टिवनेस के नेचर को, डिस्ट्रक्टिव नेचर को कंट्रोल करता है, उन्हें डिसिप्लिन करने का काम करता है। ओके, सोसाइटी में स्टेबिलिटी बना के रखता है। ये स्टेट का दूसरा फीचर है। क्लियर? लेकिन स्टेट का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि ऑगस्टीन को बाकी थिंकर से अलग करता है। ऑगस्टीन कहते हैं कि स्टेट के भीतर रहकर आप कभी भी ट्रू जस्टिस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, ट्रू जस्टिस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। देखिए, यहां ऑगस्टीन के आर्ग्यूमेंट जो है वो प्लेटो और एरिस्टोटल के आर्ग्यूमेंट के जस्ट ऑपोजिट है। प्लेटो और एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि स्टेट के भीतर रहकर आप एक मॉरल लाइफ जी सकते हो, आप जस्टिस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, प्लेटो ने कहा था कि आइडियल स्टेट में अगर आप आइडियल स्टेट में रहते हो तो आप एक जस्ट लाइफ जियोगे। जस्ट लाइफ जीने के लिए आपको आइडियल स्टेट का मेंबर बनना होगा। एरिस्टोटल ने भी कहा था कि आपका मॉरल अपलिफ्टमेंट, मॉरल डेवलपमेंट एक स्टेट के विद इन ही हो सकता है। तो दोनों के लिए स्टेट एक मॉरल कम्युनिटी थी। लेकिन ऑगस्टीन के लिए स्टेट एक मॉरल कम्युनिटी नहीं है। ऑगस्टीन कहते हैं कि स्टेट के भीतर रहकर आप कभी भी ट्रू जस्टिस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। स्टेट के भीतर रहकर सिर्फ आप अर्थली जस्टिस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो अर्थली जस्टिस और ट्रू जस्टिस, इन दोनों टाइप ऑफ जस्टिस के बीच डिफरेंशिएशन करते हैं। अर्थली जस्टिस का मतलब है कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स को सप्रेस करना, अगर कोई गलती कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है तो उसे सजा देना। ओके, तो ये अर्थली जस्टिस हुआ। लॉ को फॉलो करना, ये अर्थली जस्टिस हुआ। जो फॉलो नहीं कर रहा है उसे पनिश करना, ये अर्थली जस्टिस हुआ। लेकिन ट्रू जस्टिस को आप कभी भी स्टेट के भीतर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ट्रू जस्टिस को हम सिर्फ सिटी ऑफ गॉड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, ट्रू जस्टिस को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें सिटी ऑफ गॉड में जाना होगा, हेवनली सिटी में जाना होगा। हेवनली सिटी में ही हम ट्रू जस्टिस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ट्रू जस्टिस तभी पॉसिबल होगा जब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठ जाएंगे, और जब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट से सिर्फ गॉड को वो प्यार करेंगे, गॉड के प्रति वो समर्पित होंगे। जब ऐसा होगा तो सोसाइटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट, कोई स्ट्राइफ ये नहीं होगा। और जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई स्ट्राइफ नहीं है, लोग सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं है, इसी सिचुएशन में आप ट्रू जस्टिस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ऑगस्टीन कहते हैं कि स्टेट के भीतर रहकर कभी भी एक इंडिविजुअल ट्रू जस्टिस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ट्रू जस्टिस को एक्सपीरियंस हम सिर्फ सिटी ऑफ गॉड, हेवनली सिटी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सेंट ऑगस्टीन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। ओके, ये उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। उनका थ्योरी ऑफ स्टेट एक इंपॉर्टेंट आइडिया को प्रेजेंट करता है, और आपको ये जानना, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह प्लेटो और एरिस्टोटल के स्टेट का आइडिया, स्टेट का कॉन्सेप्ट ऑगस्टीन के आइडिया से डिफरेंट है। ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑगस्टीन के बारे में हमें बस इन आइडियाज को समझना था। अब हम अपने नेक्स्ट फिलोसोफर की तरफ जाते हैं, थॉमस एक्वाइनस। क्लियर? थॉमस एक्वाइनस का जन्म इटली में 1225 में हुआ था। थॉमस एक्वाइनस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिएवल पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। ओके, पॉलिटिक्स से रिलेटेड इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, सुमा थियोलॉजिया सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इनका, और डी रेजिमिनस प्रिंसिपियम। हम सुमा थियोलॉजिया के बारे में ही अभी ज्यादा डिस्कस करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वर्क है थॉमस एक्वाइनस से रिलेटेड। सुमा थियोलॉजिया, ये इस वर्क का नाम आपको हमेशा याद रखना है, सुमा थियोलॉजिया। इस वर्क के कौन ऑथर है? थॉमस एक्वाइनस। ओके, देखिए
थॉमस एक्वाइनस की फिलॉसफी एरिस्टोटल के आइडिया और थॉट से बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत ज्यादा प्रभावित है। एरिस्टोटल के आइडियाज और थॉट से बहुत ज्यादा प्रभावित है। 11th सेंचुरी तक, 11th सेंचुरी तक, दैट मीन्स पूरे मिडिल एजेस के दौरान एरिस्टोटल के आइडियाज वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अननोन थे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये जानना है कि पूरे मेडिवल पीरियड के दौरान एरिस्टोटल के आइडियाज, एरिस्टोटल की वर्क्स वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अननोन थे। वेस्टर्न वर्ल्ड को पता भी नहीं था कि एरिस्टोटल जैसे कोई ग्रीक थिंकर भी थे, और उनके वर्ल्ड के लिए अननोन थे, जिसके लिए वो अननोन थे। एरिस्टोटल के वर्क के बारे में, एरिस्टोटल के द्वारा लिखे गए बुक्स के बारे में, एरिस्टोटल के फिलॉसफी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड को, मिडिवल वेस्टर्न वर्ल्ड को, मिडिल एज के वेस्टर्न वर्ल्ड को कुछ नहीं पता था। देखिए होता क्या है, एरिस्टोटल ने अपने सारे वर्क्स एंशिएंट पीरियड में लिखे थे। एंशिएंट पीरियड के बाद, एंशिएंट पीरियड के खत्म होने के बाद मिडिवल एज की शुरुआत हुई, मिडिवल पीरियड की शुरुआत हुई। लेकिन मिडिवल पीरियड आते आते एरिस्टोटल के द्वारा लिखे गए जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, ओके, वो एक तरह से लॉस्ट हो जाते हैं, ओके, कहीं खो जाते हैं। और मिडिवल थिंकर्स को इसलिए उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता, वो लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं। लेकिन यहां आपको एक बात ध्यान रखना है कि एरिस्टोटल के द्वारा लिखे हुए वर्क खो गए थे, लॉस्ट हो गए थे, लेकिन वो डिस्ट्रॉयड नहीं हुए थे, खत्म नहीं हो गए थे, वो लॉस्ट हो गए थे। लेकिन एरिस्टोटल की ये वर्क अरब मर्चेंट्स के पास थे। अरब मर्चेंट्स जो कि ट्रेड के लिए यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में आते रहते थे ट्रेड के लिए, तो इनके पास एरिस्टोटल के वर्क सेफली, ओके, मौजूद थे। तो एरिस्टोटल के वर्क्स अरब मर्चेंट्स के पास मौजूद थे मिडिल एजेस में। अरब वर्ल्ड में मिडिवल पीरियड के दौरान एरिस्टोटल के वर्क को पढ़ा जाता था, और इन्हीं अरब मर्चेंट्स के द्वारा फाइनली, आप देखेंगे, इन्हीं अरब मर्चेंट्स के द्वारा फाइनली 11th और 12th सेंचुरी के बीच, 11th और 12th सेंचुरी के बीच एरिस्टोटल के वर्क्स को दोबारा वेस्टर्न वर्ल्ड को सौंपा जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड को दोबारा एरिस्टोटल का वर्क मिलता है, और ये 11th और 12th सेंचुरी में होगा। ओके, मिडिल एजेस का एंड हो रहा है, मिडिल एजेस के जस्ट एंड की शुरुआत हो चुकी होगी, और मॉडर्न एज के बिगिनिंग की शुरुआत हो रही होगी। तो मिडिल एजेस के एंड के दौरान आपको ये देखने को मिलेगा कि अरब मर्चेंट्स के द्वारा एरिस्टोटल के इंपॉर्टेंट वर्क्स को दोबारा वेस्टर्न वर्ल्ड को हैंड ओवर किया जाएगा। ओके, और थॉमस एक्वाइनस जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एक स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे थे, तो अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही थॉमस एक्वाइनस को एरिस्टोटल के वर्क को पढ़ने का मौका मिलता है। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में जब थॉमस एक्वाइनस एक स्टूडेंट थे, तो उस दौरान ही थॉमस एक्वाइनस को एरिस्टोटल के वर्क्स को पढ़ने का मौका मिलता है। ओके, एक्वाइनस एरिस्टोटल के आइडियाज से बहुत अधिक प्रभावित थे, उनके थॉट प्रोसेस से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और एक्वाइनस चाहते थे, और एक्वाइनस को लगता था कि एरिस्टोटल के टीचिंग्स को, एरिस्टोटल के फिलॉसफी को क्रिश्चियनिटी के साथ कंबाइन किया जा सकता है, क्रिश्चियन रिलीजन, क्रिश्चियन फिलॉसफी के साथ कंबाइन किया जा सकता है। थॉमस एक्वाइनस यही करना चाहते थे, एरिस्टोटल के टीचिंग को क्रिश्चियनिटी के साथ कंबाइन करना चाहते थे, और ऐसा वो करते हैं। इसी काम को करने के लिए वो अपने बुक सुमा थियोलॉजिया को लिखते हैं। सुमा थियोलॉजिया में एक्वाइनस कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं, एरिस्टोटल की फिलॉसफी को, एरिस्टोटल के टीचिंग को क्रिश्चियनिटी के साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, जब हम एरिस्टोटल को समझ रहे थे, एरिस्टोटल का वर्ल्ड व्यू टीलियोलॉजिकल है। ओके, टीलियोलॉजिकल ये टेलोस शब्द से डिराइव किया गया एक टर्म है, टीलियोलॉजिकल टेलोस शब्द से डिराइव किया गया है। टेलोस का मतलब होता है एंड, पर्पस या गोल। एरिस्टोटल कहते हैं कि दुनिया में हर चीज का अपना एक टेलोस होता है, एक गोल, एक पर्पस होता है। ओके, और हर चीज अपने इस गोल की तरफ आगे बढ़ता है। क्लियर? और स्टेट का काम क्या है? स्टेट हमें हमारे इस गोल को, हमारे इस टेलोस को अचीव करने में हमारी मदद करता है। हर इंडिविजुअल का अपना एक गोल है, अपना टेलोस है। हर इंडिविजुअल अपने इस टेलोस, अपने इस गोल को आगे बढ़ने, अचीव करने के लिए आगे बढ़ता है। एक इंडिविजुअल के लिए हैप्पीनेस
का सिचुएशन कब होगा, वो हैप्पीनेस को कब एक्सपीरियंस कर पाएगा, तब जब वो अपने टेलोस को हासिल कर लिया हो। और गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम है कि एक ऐसा सिचुएशन बनाना, कंडीशन बनाना जहां पर इंडिविजुअल अपने टेलोस को अचीव कर सके। ये एरिस्टोटल का आइडिया था। एक्वाइनस एरिस्टोटल के इसी आइडिया को बोरो करते हैं और फिर इसी आइडिया को क्रिश्चियनिटी के साथ कंबाइन करते हुए, क्रिश्चियनिटी के साथ इसे जोड़ते हुए थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और कहते हैं एक्वाइनस के अकॉर्डिंग हर ह्यूमन बीइंग का टेलोस, उनका गोल, उनका ऑब्जेक्टिव सैल्वेशन होता है। क्या होता है? सैल्वेशन। सैल्वेशन का मतलब है यूनियन विद गॉड, हिंदी में इसे मुक्ति कहते हैं, यूनियन विद गॉड। जब आप ईश्वर से मिल जाते हो, ईश्वर में आप जब समा जाते हो, तो इसे ही सैल्वेशन कहते हैं। सैल्वेशन को अचीव करना यही हर ह्यूमन बीइंग का गोल होता है, अल्टीमेट गोल होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, हर ह्यूमन बीइंग का टेलोस होता है। ये एक्वाइनस कहते हैं, सैल्वेशन को अचीव करना। ओके, और इसलिए गवर्नमेंट का काम क्या है? एक्वाइनस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का काम है एक ऐसे कंडीशन को क्रिएट करना जिसके द्वारा सब्जेक्ट्स, उस गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स सैल्वेशन को अचीव कर सके। ओके, सैल्वेशन को अचीव कर सके, यूनियन ऑफ गॉड को वो अचीव कर सके। तो इस तरह एक्वाइनस एरिस्टोटल के आइडियाज और क्रिश्चियनिटी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? इस तरह वो इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनका बेसिक आइडिया है थॉमस एक्वाइनस का। बेसिकली वो एरिस्टोटल के टीचिंग्स को और क्रिश्चियनिटी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं और कुछ इस तरह से वो सुमा थियोलॉजिया में इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सुमा थियोलॉजिया का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है सुमा थियोलॉजिया का, जहां पर थॉमस एक्वाइनस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज को डिस्कस करते हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ के बारे में वो बताते हैं। ओके, पहला है इटर्नल लॉ। इटर्नल लॉ उस लॉ को कहते हैं जो पूरे यूनिवर्स में मौजूद होता है, वो लॉ जिसके द्वारा पूरा यूनिवर्स गवर्न होता है। ओके, उस लॉ को यूनिवर्सल लॉ को इटर्नल लॉ कहते हैं। वो लॉ जो यूनिवर्स के बनने से लेकर यूनिवर्स के एंड तक कांस्टेंट रहेगा, ये है इटर्नल लॉ। इसके बाद आता है नेचुरल लॉ। ये लॉ ह्यूमन वर्ल्ड के लिए बना होता है, ह्यूमन वर्ल्ड के लिए स्पेसिफिकली इस लॉ को बनाया जाता है, लेकिन इस लॉ को हम नहीं बनाते, ये नेचुरली अवेलेबल होता है, नेचुरली ये बना होता है। जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वे सभी इस लॉ के अंतर्गत आते हैं और ये लॉ नेचुरल होता है। ये हमें किसी सोसाइटी के द्वारा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता, ये नेचुरली अवेलेबल है। जिस तरह हमारा होना एक नेचुरल फेनोमेना है, उसी तरह इन लॉज का होना भी एक नेचुरल फेनोमेना है। इन लॉज को हम अपने रीजन को यूज करके डिस्कवर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये नेचुरल लॉ क्या है। ओके, अपने रीजन को यूज करके। तीसरा है ह्यूमन लॉज। ह्यूमन लॉज या मैनमेड लॉज, जिन्हें ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है। इन मैनमेड लॉज को पॉजिटिव लॉज भी कहते हैं। देखिए, नेचुरल लॉ तो जनरल प्रिंसिपल्स है। नेचुरल लॉ क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स है। एक जनरल प्रिंसिपल, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये क्या, ये जनरल प्रिंसिपल्स है, नेचुरल लॉज है। ये पर्टिकुलर सिचुएशंस में इन नेचुरल लॉज को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इन जनरल प्रिंसिपल्स को हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स बनाने की जरूरत है। ओके, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए पर्टिकुलर रूल्स बनाने की जरूरत है और ये रूल्स हम नेचुरल लॉ को आधार बनाकर ही बनाएंगे। ह्यूमन बीइंग के द्वारा इन रूल्स को, इन लॉज को बनाया जाएगा पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए और इन्हीं मैन मेड लॉज को, आर्टिफिशियल लॉज को हम ह्यूमन लॉज कहते हैं। ओके, पॉजिटिव लॉज कहते हैं। इसके बाद फाइनल कैटेगरी है, फाइनल टाइप है डिवाइन लॉज। ये लॉज गॉड के द्वारा बनाए गए हैं। इन लॉज को हम रीजन के थ्रू कभी समझ नहीं सकते। देखिए, डिवाइन लॉज और नेचुरल लॉ में यही डिफरेंस है। नेचुरल लॉ को आप रीजन के थ्रू डिस्कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ क्या नेचुरल लॉ है, लेकिन डिवाइन लॉ को आप रीजन के थ्रू नहीं समझ सकते। डिवाइन लॉ को हम कैसे जानेंगे? ये रेवलेशन के थ्रू हमारे तक पहुंचता है। रेवलेशन, ओके, रेवलेशन का मतलब है गॉड, ईश्वर जब किसी एक माध्यम को चुनते हैं,
मीडियम को सेलेक्ट करते हैं और इस मीडियम के द्वारा वो हम तक इन डिवाइन लॉज को पहुंचाते हैं। रेवोल्यूशन का माध्यम कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एक प्रॉफिट भी हो सकता है, या एक रिलीजियस स्क्रिप्चर हो सकता है। ओके, तो जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, कहा जाता है कि ये रिलीजियस स्क्रिप्चर डायरेक्टली गॉड से आए हुए हैं, डायरेक्टली गॉड के वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कोई ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं लिखा, ये गॉड्स के ही वर्ड्स हैं, ये रेवलेशंस हैं। ओके, तो रेवलेशंस, डिवाइन लॉज हमें प्रॉफिट्स या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के द्वारा मिलते हैं। तो ये 4 तरह के लॉज हैं जो कि थॉमस एक्वाइनस अपनी बुक सुमा थियोलॉजिया में प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो थॉमस एक्वाइनस के बारे में भी हमें बस इतनी ही बातें जाननी है। आपको याद रखना है उनके वर्क के बारे में, सुमा थियोलॉजिया ये उनका वर्क है। तो इतनी बातें हमें थॉमस एक्वाइनस के बारे में जाननी है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों पॉलिटिकल थिंकर्स समझ में आए हों, सिसरो, ऑगस्टीन और थॉमस एक्वाइनस। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।